समीकरण से देखा था, इन डायग्राम से जो आरेख थे उनसे समझने का प्रयास किया कि वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम होती है वह स्थान क्या कहलाते हैं, कक्षक। अब जैसे अगर बात करें, मैंने कहा था कि परमाणु की संरचना आप लोग अपने पास रखिएगा, हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। कंपटीशन में नोट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और उन नोट से संबंधित सवालों को हल करने के लिए मैंने कहा था परमाणु संरचना रखें। चलिए मैं वापस से एक बार बनाता हूं। ये नाभिक हुआ, ये हमारा पहला एस यानी पहला कोष, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। मैंने 5 कोष बनाए। यहाँ पर एक उपकोष होता है, यहाँ पर 2 होते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, लेकिन जो उपयोग में है वो 4। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इनको बना दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जब नाभिक से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इस दूरी पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम, और फिर यहां से ये तो नाभिक के पास ही हो गया, बिल्कुल नाभिक से चिपका हुआ है। यहां से ये 2s हो गया, ये 1s, ये 3s, अंदर वाला s होगा, ये 4s और 5s। अब बात करते हैं हम लोग कि जो नोड है वो नोड इसमें, जैसे मान लीजिए 3s की बात करें, 3s में नोड की संख्या कितनी होगी, तो कितने नोड होंगे, एक तो यहां से यहां तक हो गया, ये खाली स्थान हो गया, और एक खाली स्थान ये हो गया, यानी कि नोड की संख्या कितनी हो गई, 2। नोड की संख्या कितनी आ गई, 2। खाली स्थान ही तो देख लेते। और अगर मान लें हम कहते हैं कि भाई 5s के लिए नोड की संख्या बताओ, तो देखिए ये तो नाभिक से चिपका हुआ है, ये तो यहाँ तो खाली स्थान है नहीं। मैंने आपको कहा था कि 2 कक्षों के बीच में कुछ खाली जगह बचती है, तो एक तो खाली जगह ये हो गई, दूसरी खाली जगह ये हो गई, तीसरी खाली जगह ये हुई, और चौथी खाली जगह ये हो गई, यानी कि कितने हो जाएंगे, 4। तो ये तो हो गए 3s और 5s में कितने नोड। अब इन नोड को हम त्रिज्य नोड यानी रेडियल नोड भी कहते हैं, त्रिज्य नोड या नोड। तो इस तरीके से हमारे पास ये नोड आए। अगर हम बात करते हैं कि भाई आप तो बताइए 5p में नोड की संख्या, तो आपका सवाल फिर से वही हो जाएगा। 5p में आप कहोगे एक यहां हो गया, 2, 3, 4, आप कहेंगे 4, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके बीच में p है ही नहीं, यहां तो p है ही नहीं। p कहां है, ये 2p, 3p, 4p, 5p। तो 5p के बीच में कितने आ गए, देखिए एक तो आ गया ये, 2, 3। तो यहां पर आंसर क्या होगा, 5p में 3। अगर पूछ लें कि 2p में, तो 2p से पहले 1p तो है ही नहीं, तो 2 कक्षकों के मामला बीच का कुछ रहा ही नहीं। तो यहां पर संख्या क्या हो जाएगी, त्रिज्य नोड की संख्या 0। तो इस तरीके से हम p के अंदर निकालेंगे। इसी तरह से अगर d की बात करें, अगर हम बात करें कि ये जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका 3d, ये 4d, और ये मान लीजिए 5d। तो 5d के बीच 5d में कितने त्रिज्य नोड होंगे, तो 5d में आप कहां से ले चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मत गिनेगा। आप देखिए 3 स्टार्ट कहां से है, d स्टार्ट कहां से, तो d स्टार्ट है यहां से 3 से, 3d। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप परमाणु संरचना रखें, तो यहां 3d, तो यहां से यहां के बीच में एक हो गया, और यहां से 4d, और यहां से यहां के बीच में एक हो गया, और एक यहां हो गया। तो कितने हो गए टोटल, 3 5d के अंदर त्रिज्य नोड पाए गए। ये तो हमारे पास आ गया वह जानकारी जो हमने इस परमाणु संरचना के अंदर से निकाली। अगर हम इसको सामान्यीकरण करें, यानी कि नियम में बदलने का प्रयास करें, तो देखिए आप लोग बदल देंगे। जैसे हमने बात की थी s के अंदर, तो s के अंदर 3s में 2 और 5s में 1, यानी कि s की अगर बात करें तो जो n का मान है उससे 1 कम हो गया।
यानी कि इसको मैं कह दूं n-1, ऐसा कह सकते हैं। इसके लिए s के लिए क्या हो गया n-1। p के लिए देखें तो p के लिए हम निकाले 5 के लिए निकाला तो 3 और 2 के लिए निकाला तो 0, यानी इसको कह दें n-2। p के लिए क्या हो गया n-2। और अगर d के लिए बात करें, d को एक बार और से देख लीजिए आप, 3d और 4d के बीच में 4, ये गड़बड़ है, हमने यहां पर ये क्यों नहीं, यहां ये 3 है, ये तीसरा है, पहला कोष, दूसरा, पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। अब हमने पहले में दूसरे में तो d है नहीं, तीसरे में d है, तो ये 3d हुआ, 3d से 4d के बीच में 1 हो गया और 4d से 5d के बीच में 1 हो गया, तो ये हो गया 2 हो गए। यहां पर आएंगे 2। देखिए 5d की बात कर रहे हैं, 5d जो है वो शुरू कहां से होता है, d 3d से, तो 3d 4d के बीच में 1 और 4d 5d, यानी 5d तक हम जाते हैं तो कितने हमारे पास अरिय नोड होते हैं, रेडियल नोड कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे 2। हमने यहां पर लिख दिया 5d में 2, तो d के लिए अगर इस वैल्यू को हम लिखें, जनरलाइजेशन करें तो क्या हो जाएगा n-3। अब ये हमें अलग अलग याद रखना पड़ेगा कि जब s कक्षक की बात करेंगे तो s कक्षक में जब त्रिज्य नोड निकालते हैं तो में n-1 आता है, p के लिए जब बात करें तो n-2 होगा, और अगर l के लिए बात, d के लिए बात करेंगे तो n-3 होगा। और अगर f के लिए बात करें तो f कहां मिलेगा, f शुरू कहां से होता है, f शुरू होता है 4, तो 4f 5f, मान लीजिए हम बात करते हैं 5f, तो 5f में कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 4f और 5f के बीच में कितना स्पेस है 1 का, तो 5f के लिए हो गया 1, यानी f के लिए क्या हो जाएगा n-4। तो हमारे पास एक चीज समझ में आ रही है, s के लिए n-1, p के लिए n-2, d के लिए n-3, f के लिए n-4। अगर हम इसको ऐसा कह दें कि यहां पर l की वैल्यू को इसके साथ में अगर जोड़ देते हैं तो हमें मालूम है कि l बराबर 0, l बराबर 1, l बराबर 2, l बराबर 3, ये हमने देखा। अब आप देख रहे हैं कि अगर इनके मान को इसके साथ में जोड़ दिया जाए, जैसे इसको कहा जाए n-1, तो आ जाएगी वही वैल्यू n-1, क्या आ जाएगा n-1 हो जाएगा। इसी तरह से ये हो गया आपका n-0, ये क्या हो जाएगा n-1, क्या आ गया n-2, और ये क्या हो जाएगा n-l का मान क्या है यहां पर 2, n-2 -1, क्या हो गया यहां पर आ गया आपका n-1, ये हो गया आपका n-1, ये हो गया n-2, ये हो गया n-3। इसी तरह से यहां पर l की वैल्यू कितनी है f के लिए 3 -1, तो ये हो गया n-4। देखिए ये वैल्यू यहां से आ गई, ये वैल्यू आपकी पुनः आ गई है। इसी तरह से n-3 ये मिल गया हमें, और ये n-4 मिल गया, यानी कि इनको हम रख देते हैं, कहां रखते हैं, इनको हम रख देते हैं कि किसी कक्षक या उपकोष या कक्षक लेगी, किसी कक्षक में उपस्थित त्रिज्य नोड की संख्या बराबर हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया n-1। देखिए हम रटेंगे नहीं, हम इसको ऐसे भी हल कर सकते थे, हम इस लाइन को याद करते, ये सूत्र हम याद करते, जो हम करते हैं ये सूत्र हम याद करते हैं कि किसी कक्षक में उपस्थित त्रिज्य नोड की संख्या, और हमारे सामने सवाल आता कि भाई आप बताइए 5D में कितने होंगे, तो इसी सूत्र में मान रखो, 5D का मतलब n का मान 5 और d के लिए n का मान 2 और इसके लिए 1 है, तो कितने आ गए 2 कक्षक 2 नोड, आंसर आ जाता 5D में 2 नोड। हमें इतनी लंबी चौड़ी रामायण की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि हमने कहा कि हमारा मेथड, मैं आपके लिए
परमाणु संरचना के जो या रसायन विज्ञान के जो टॉपिक लेके आया हूं, मुझे मालूम है YouTube पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं। मैं कुछ आपके सामने अलग करने का मेरे पास था दिमाग में कि कुछ अलग चीजें करेंगे। अलग चीजें बस यही है कि हम लोग किसी भी सूत्र को नहीं रटेंगे, हर सूत्र को व्युत्पन्न करेंगे, हर चीज के अंदर जाके देखेंगे कि किस तरीके से वो चीज हमारे सामने आई है। अब देखिए हमारे सामने ये फॉर्मूला निकाला हमने, ठीक। तो ये तो हो गया हमारे सामने पहला जो है हमारे पास त्रिज्य नोड। एक दूसरा नोड और पाया जाता है कक्षकों में जिसे कोणीय नोड कहते हैं। कोणीय नोड यह क्या होता है, या इसको नोडल तल, नोडल तल यानी कि किसी कक्षक में उपस्थित वह तल जिस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम होती है। जब तक आप संरचना को नहीं समझेंगे ठीक से, संरचना को समझना तो एक ऐसा होता है कि आंखों से देखिए समझ में आगे कैसा बनाना है। एक होता है उसके अंदर जाकर देखना कि संरचना में वास्तविकता क्या है। तो जब तक आप वास्तविकता वाली संरचना नहीं देखेंगे तब तक नोडल तल की आप जानकारी नहीं दे पाएंगे। पहली बात करते हैं नोडल तल या कोणीय नोड। तो नोडल तल क्या होता है? नोडल तल होगा किसी कक्षक में एक ऐसा तल, आपको 1 2 3 4 ऐसे तल ढूंढ निकालने हैं जहां पर जिस तल में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, जिस तल में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, वह अगर आपने तल ढूंढ लिया तो उस तल को हम नोडल तल कहते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं, ये जो मेरा हाथ है ये एक तल है। तल की डेफिनेशन ये होती है कि वह संरचना जिसमें न्यूनतम 2 अक्ष स्थित हो। तो मेरे हाथ में 2 अक्ष हैं। एक अक्ष तो ये है, ये खड़ी वाली अक्ष, और दूसरी है ये वाली तिरछी वाली अक्ष। तो यहाँ पर 2 अक्ष स्थित है। इन दोनों अक्षों से मिली हुई संरचना को हम क्या कहते हैं? तल। तो आप इसको मेरा एक तल मान लीजिए, मेरे हाथ को तल मान लीजिए, मैं हाथ से ही एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो ये एक तल हो गया। अब गोले की बात करें, गोले में कोई ऐसा तल मिलेगा क्या जिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं? वो हमें ढूंढना। तो देखिए गोले में 3 अक्ष हैं, एक्स वाई जेड। अगर हम इस अक्ष की बात करें, कौन सी है? ये वाली जो मैंने इधर लाइन खींची जेड, ये वाली जेड अक्ष हो गई, ये जेड अक्ष हो गई, और ये अक्ष मैंने मान लीजिए इसको एक्स नाम दिया, इसको वाई, और ये हमारे पास जेड। जेड दरअसल बोर्ड पे बना नहीं सकता, जेड अक्ष ही है वैसे। एक ये हो गई, एक ये होगी, तीसरी अक्ष ये है। अब इसको बोर्ड पे, क्योंकि बोर्ड 2D है, बोर्ड में 2 अक्ष है, और ये संरचना बनती है 3D, इसीलिए 3D को मैं ऐसे काल्पनिक रूप से खींच दिया। इसका मीनिंग ये है, आप लोग इस लाइन को खींचते हो, ये लाइन यहाँ नहीं होती, ये लाइन वास्तव में इसको ऐसा खड़ा करो और इस तरीके से आपको ये संरचना दिखाई देगी। तो मेरे हाथ को आप देखिए, अब मेरा हाथ कौन से तल में स्थित है? एक्स जेड तल में। ये तो एक्स हो गई, और इधर जो संरचना निकल के आ गई इसको मैंने पेन से रिप्रेजेंट किया है, ये क्या हो गया? जेड। तो यानी कि यहाँ पर एक्स जेड जो तल है वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0। गोले के अंदर की बात करें, सॉरी, ऐसा कोई तल नहीं है कि एक्स जेड तल में इलेक्ट्रॉन है। क्यों है? क्योंकि ये तो गोला है। गोला ये जो मेरा हाथ है इसके अंदर आ जाएगा, गोले के अंदर, यानी कि यहाँ पर नोडल तल नहीं है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है। एक्स जेड तल पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। गोले के अंदर अगर बात करेंगे तो एक्स जेड अक्ष पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहां तक की बात समझ में आई। अब बात करते हैं ये, इसको देखिए कौन सी है? एक तो हो गई ये वाई, और ये खड़ा है तो जेड। तो ये होगी आपकी वाई जेड अक्ष। तो वाई जेड की अगर बात करें तो चूंकि ये मेरा हाथ है, ये वापस से गोले के अंदर, यानी इस अक्ष पर भी इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, और ये चूंकि गोला है तो इस अक्ष पर भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये तल भी भरा हुआ, यानी ये तल भी खाली नहीं है। तो ये मैं इसको हम नोडल तल नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर नोडल तल कितना हो गया? 0। ये तल भी आपका गया। अब बात करते हैं ये तल। ये तल कौन सा हो गया? अब मेरा हाथ ऐसे खड़ा नहीं है, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये है, यानी एक्स वाई तल। तो एक्स वाई तल में हम देख रहे हैं एक्स वाई तल भी भरा हुआ है, क्योंकि ये अक्ष भी यहाँ पर स्थित है और ये भी गोला इसको कवर कर रहा है। तो ये दोनों अक्ष जब कवर होंगे तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, दोनों अक्ष पर मतलब तल भरा हुआ।
एक्स अक्ष पर भी है, वाई अक्ष पर भी है, इसका मतलब एक्स वाई तल भरा हुआ है, खाली नहीं है। इसी तरह से वाई जेड तल भी भरा हुआ होगा और एक्स जेड तल भी भरा हुआ। तो हम कह रहे हैं कि तीन विमाओं में तीन तल हो सकते हैं। कौन कौन से तल हो सकते हैं? जो मैंने भी आपको बात बताई, एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। तीन तल पाए जा सकते हैं, तीनों तल भरे हुए हैं। इसीलिए एस जो कक्षक है इसमें नोडल तल 0, एस कक्षक में नोडल तल 0। यहां तक की बात क्लियर? अब बात करते हैं, बात करेंगे पी कक्षक। तो पी कक्षक हमारे पास तीन। पहले बात करते हैं पीएक्स। पीएक्स की बात करेंगे। एक्स अक्ष पर इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए ये एक्स अक्ष पर, तो एक्स जेड जब एक्स पर है तो तल तो भर गया। जैसे मान लीजिए अगर ये मैंने एक तल बनाया, ये मेरी अक्ष हो गई एक्स और ये हो गई वाई। अगर ऐसे एक्स अक्ष पर कोई चीज स्थित है तो तल तो भर गया ना, पूरा तल भर गया, चाहे वो एक पे ही है। तो तल भरा हमारा पूरा। तो हम कहेंगे कि ये तो तल जो हमारे पास था, कौन सा? एक्स वाई तल, ये तो भरा हुआ, एक्स वाई तल भरा हुआ। अब बात करते हैं एक्स जेड। ये जो लाइन है वो एक्स और इधर वाली है वो जेड। क्योंकि एक्स में है तो अगर इसको हम बनाएं, एक्स जेड को बनाएं, एक्स इसको जेड मान लीजिए, ये एक्स मान लीजिए, तो किसमें है? एक्स में है। तो एक्स से पूरा तल भर गया, जेड में भले ही नहीं है। तो एक्स से अगर तल भर गया तो हम क्या कहेंगे कि भैया ये तल भी, एक्स जेड तल भी हमारा भरा हुआ। अब बचा क्या? एक्स वाई हो गया और जेड एक्स हो गया। अब बात करते हैं वाई जेड। तो वाई देखिए, वाई ये है और जेड ये है। ना तो वाई में है और ना ही जेड पर इलेक्ट्रॉन है, किसी भी अक्ष पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें, जैसे मान लीजिए ये एक्स है, किसी को भी कोई सा भी एक्स मान सकते हैं, हमारे मानने पर डिपेंड करेगा, बस लंबवत होंगे एक दूसरे के। ये वाई है, ना तो इसमें इस लाइन में कोई है, ये लाइन खाली है, ना इस लाइन में कोई है, ये भी खाली है। इसका मतलब पूरा तल क्या हो गया? खाली। तो हम कहेंगे यहां पर कि जो वाई जेड जो तल है ये क्या है? नोडल तल। यानी पी कक्षक में नोडल तल की संख्या कितनी? 1। नोडल तल की संख्या कितनी? 1। यदि कक्षक पीएक्स है तो नोडल तल का नाम क्या होगा? तो नोडल तल हमारे सामने निकलकर कौन सा आया? वाई जेड। कक्षक है हमारे पास पीएक्स, तो नोडल तल है वाई जेड। यहां तक की बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर तीनों तलों को चेक किया। ये हमारे पास कक्षक है पीएक्स और हमने यहाँ पर तीनों तलों को चेक किया। एक तल हमारे पास एक्स वाई था, दूसरा वाई जेड था, तीसरा जेड एक्स या एक्स जेड था। इन तीनों तलों को जब हमने चेक किया तो हम पाया कि एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तल भरा हुआ है, वाई जेड का तल भरा हुआ है, सॉरी एक्स जेड का तल भरा हुआ है। लेकिन वाई जेड एक ऐसा तल है इसके अंदर जो रिक्त है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो सवाल अगर पूछ लेते हैं कि पी कक्षक में कितने नोडल तल हैं, तो संख्या 1। अगर सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि पीएक्स में नोडल तल कौन सा है, तो वाई जेड। चलिए दूसरा चेक करें। दूसरा ले लीजिए पी वाई। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वाई है, वाई अक्ष है, ये एक्स मैंने मान ली, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसमें चेक करेंगे, पहले वही ले लीजिए एक्स वाई। एक्स वाई को देख लीजिए, ये एक्स है, ये वाई है, मतलब ये एक्स और वाई, एक्स और वाई, ये एक्स और वाई। अब वाई में मौजूद है, जैसे हम इसको बनाए, इसको मैंने वाई माना और इसको मैंने एक्स माना, तो यहां पर ऐसे इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है तो तल भर गया। यानी कि हमारा जो एक्स वाई है ये भरा हुआ। दूसरा वाई जेड, वाई जेड, एक को मैंने वाई मान लिया, इसको मैंने मान लीजिए वाई मान लिया और दूसरे को मैंने मान लिया जेड। तो वाई जेड को देखिए, वाई जेड क्या होगा? ये संरचना होगी वाई जेड। यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन इसमें चलेंगे इस तरीके से, वाई अक्ष पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाई अक्ष है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तल भर गया, यानी कि वाई जेड भी भरा हुआ। अब बचा तीसरा जेड एक्स, जेड एक्स, इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको मैंने जेड माना। अब देखिए
एक्स ही हो गया जेड। ना तो एक्स अक्ष पर कुछ है और ना ही जेड अक्ष पर कुछ है, दोनों अक्ष खाली है, यानी कि ना तो इधर से कुछ भरेगा ना इधर से भरेगा। इसका मतलब ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, नोडल तल होगा जेड अक्ष, जेड एक्स। किस कक्षक में होगा ये, पी वाई में नोडल तल हमारे पास निकल के आया, वो आया जेड एक्स। यहां तक कोई दिक्कत आपको? तो हम यहां तक पहुंच गए कि हमारे पास पी वाई के अंदर कितने हमारे पास नोडल तल निकल कर आए हैं। तो नोडल तल निकल के आया एक, और उसका नाम है पी वाई के अंदर जेड एक्स। इसी तरह से आप लोग अब निकालिएगा कि जो हमारे पास जेड है पी जेड। अब मैं इसको शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं, व्याख्या ऐसे करेंगे कि हमारे पास अगर एक्स वाई को चेक करें तो एक्स वाई ना तो जेड, क्योंकि जेड अक्ष में तो ना तो एक्स में ना वाई में, ये हमारे पास नोडल तल हो जाएगा। अगर हम वाई जेड की बात करें तो चूंकि वाई जेड अक्ष पर मौजूद है और इसमें तो ये तो भरा होगा, जेड अक्ष से भर जाएगा ये। इसी तरह से जेड एक्स की बात करें तो चूंकि जेड पर मौजूद है जेड से भर जाएगा, यानी ये भी भरा। तो पी जेड के अंदर भी एक, जिसका नाम है एक्स वाई। तो अब हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि हमारे पास जो पी कक्षक है इसमें एक नोडल तल होता है और नाम इनके रखे पी एक्स, पी वाई, पी जेड में अगर पूछ लेते हैं तो पी एक्स में आपका कौन सा आया, एक्स एक्स को हटा दीजिए, पी वाई, इसमें वाई को हटाएंगे, पी एक्स, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, जेड एक्स इसमें आ गया, इसमें से जेड को हटाएंगे, एक्स वाई, ये तीनों नोडल तल इसके आ गए। इसी तरह से अगर हम डी में देखते हैं तो मुझे आप ऐसा लग रहा है कि अंधेरा बढ़ रहा है, शायद आपको बोर्ड पर, क्योंकि अभी लाइट नहीं है तो बोर्ड पर शायद आपको वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, आज मैं लाइट की व्यवस्था नहीं कर पाया हूं। अगले वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अगर आपको दिखाई नहीं देगा तो वीडियो का कोई बनाने का लाभ नहीं है। मैं इसको अपलोड करूंगा और इसको कंटिन्यू अगले वीडियो में करूंगा। धन्यवाद।